राधे राधे फ्रेंड्स। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मोस्ट स्टूडेंट्स इस चैप्टर को सिर्फ रट्टा मार के याद कर लेते हैं, लेकिन अगर तुम्हें इसका एक्चुअल लॉजिक समझ आ गया तो बोर्ड्स में इस चैप्टर से मार्क्स लाना काफ़ी ईजी हो जाता है। और वैसे भी जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तीनों चैप्टर्स का कलेक्टिवली बोर्ड एग्जाम में 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये मार्किंग स्कीम में मेंशन है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेकंड चैप्टर से कम 5 to 6 नंबर के तो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। और ये चैप्टर समझ में आ गया तो आगे के चैप्टर्स भी बहुत इजीली समझ में आने लगेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर से बेस होते हैं ना। तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मैं ट्राई करूंगी कि जहाँ भी पॉसिबल हो हम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को स्पिरिचुअल इंसाइट्स के साथ कनेक्ट करके समझें, ताकि कॉन्सेप्ट सिर्फ याद ही ना रहे बल्कि प्रॉपरली समझ भी आ जाए। साथ साथ मैं तुम्हें बताऊंगी रियल लाइफ एग्जांपल्स, इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, कौन से क्वेश्चंस बोर्ड में फ्रीक्वेंटली आते हैं, और टॉपर स्ट्रेटेजी, इस चैप्टर को कैसे पढ़ना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि तुम टॉपर बन सको और ये चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं। मान लो एक कंपनी का मैनेजर है, उसको रोज़ रोज़ डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करें, रिसोर्सेज कैसे यूज़ करें, टीम को कैसे मोटिवेट करें, और ऐसे बहुत सारे डिसीजंस मैनेजर को लेने होते हैं। अगर मैनेजर हर डिसीजन रैंडमली लेने लगे तो ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्यूजन और केओस हो जाएगा। इसलिए मैनेजर को कुछ गाइडिंग आइडियाज़ फॉलो करने पड़ते हैं। इन्हीं गाइडिंग आइडियाज़ को हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल लैंग्वेज में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस दैट हेल्प मैनेजर्स टू टेक डिसीजंस एंड मैनेज वर्क इफेक्टिवली। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं, ये बस डायरेक्शन देते हैं कि काम कैसे करना चाहिए। इसी वजह से मैनेजमेंट को एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी कहा जाता है। जो हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, वो एक फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं और मैनेजर को गाइड्स करते हैं डिसीजंस लेने में, और अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई भी होते हैं। तो इसको ध्यान से समझो कि जब मैनेजर के पास कोई सिचुएशन है जो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो उसको वो चाहे तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो कर सकता है। माना कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत रिजिड नहीं होते हैं, वो फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। तो कोई मैनेजर चाहे तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। हमने पहले चैप्टर में पहले ही पढ़ा हुआ है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। तो मैनेजमेंट साइंस है क्योंकि उसके एक नॉलेज बेस है ना, तो जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन हम एक मैनेजर उसको क्रिएटिवली अप्लाई करता है, हर मैनेजर के डायरेक्शंस अलग अलग होता है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल नेचर की हो जाती हैं। वो एक डिसीजन की गाइडलाइन को प्रोवाइड करती है, तो ताकि मैनेजर पे बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े डिसीजंस लेने का। जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, management principles are fundamental truths of general validity which have value in predicting the result of managerial action। ये हेनरी फेयोल के बेसिस पे दी गई है। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आते हैं वो फंडामेंटल ट्रुथ्स होते हैं जिनकी वैलिडिटी जनरल होती है। इसका मतलब कि वो जनरली वैलिड होते हैं, ज़्यादातर सिचुएशंस में वर्क कर ही जाते हैं। ज़्यादातर सिचुएशन में अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो और उससे हम रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो मैनेजमेंट के द्वारा एक्शंस लिए जाते हैं उससे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक प्रिंसिपल होता है यूनिटी ऑफ कमांड, जिसमें एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर्स मिलने चाहिए। तो ये एक एक्सपीरियंस पे ही डिराइव किया गया है ना, कि एग्जांपल में एक सिचुएशन ले लो। एक एम्प्लॉय है एक कंपनी में, उसको एक बॉस ऑर्डर दे रहा है कि तुम मेरे लिए एक्सेल शीट्स बना के आज शाम के 5 बजे तक मुझे दे देना। और उसी समय पे दूसरा बॉस भी आके उससे कह दे रहा है कि एक पीपीटी बना के भी मुझे दे देना।
तो अब वो एम्प्लॉय पे डबल लोड पड़ जाएगा, क्योंकि उसको दो दो बॉस से इंस्ट्रक्शन मिले हैं, तो उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उस पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जो कि कंपनी में मतलब उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को ख़राब ही कर देगा। तो इस एक्सपीरियंस है कि जब एम्प्लॉयज़ को एक से ज़्यादा बॉस ऑर्डर्स देने लगते हैं, तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। इसी एक्सपीरियंस पे यूनिटी ऑफ कमांड को एस्टेब्लिश कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि एक एम्प्लॉय को केवल एक ही बॉस से ऑर्डर्स मिलने चाहिए, क्योंकि इस एक से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे तो वो कन्फ्यूजन ही क्रिएट हो जाएगी। भगवत गीता के तीसरे अध्याय से हमें सीखने को मिलता है कि जो भी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ अपने एक्शन से एग्जाम्पल सेट कर देती हैं, लोग नेचुरली उनको फॉलो करते हैं। मतलब सोसाइटीज़ में कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स या गाइडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिनको देखकर लोग अपने बिहेवियर डिसाइड करते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में भी मैनेजर्स को कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, जो उन्हें सही डायरेक्शन देते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जाता है, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ और रूल्स में डिफरेंस। सबसे पहले वैल्यू समझते हैं। वैल्यूज़ होती हैं पर्सनल बिलीव्स, जो किसी इंसान को गाइड करती हैं कि उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, ये सब वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल्स का। प्रिंसिपल्स होती हैं गाइडलाइंस फॉर एक्शन। ये मैनेजर्स को हेल्प करती हैं कि वो सिचुएशन को में अपने बेटर डिसीजन ले सके। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हो गए हैं, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड हो गया और ये सारे। अब रूल्स आते हैं। रूल्स वो होते हैं जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो फॉलो करना कंपलसरी होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता कि उसको नहीं फॉलो करें। तो एग्जाम्पल स्कूल में रूल हो सकता है कि हमें यूनिफॉर्म पहनना ही है, तो हमें करना ही पड़ेगा। शॉर्ट में जो समरी हो गई, वैल्यूज़ पर्सनल बिलीव्स होते हैं, प्रिंसिपल्स डिसीजन मेकिंग गाइडलाइंस होते हैं और रूल्स स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो टेबल फॉर्मेट में डिफरेंस लिखना बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप टेबल और प्रॉपर स्ट्रैटेजी यहाँ पे आ जाती है, आप लोग बेसिस लिखना भूल जाते हो। बेसिस लिखना मत भूलो, क्योंकि बेसिस नहीं लिखोगे तो 1 से 2 नंबर तो क्वेश्चन में कट ही जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में 4 डिफरेंस भी पूछ लिया, आप बेसिस नहीं लिखे, तो सोच ही लो खुद ही से कितने नंबर काट लेंगे। इसलिए प्रॉपर टेबल बनाइए, उसमें आप मेंशन करिए कि बेसिस क्या है। अब डिफरेंस को इस तरीके से समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे लिख कर आना है। पहला बेसिस तो आप डाल देंगे नेचर का, तो प्रिंसिपल्स में आप बोल देंगे प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस होती हैं। वैल्यूज़ में लिख देना पर्सनल बिलीव्स होती हैं और रूल्स में लिख लेना स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वैल्यूज़ पर्सनल होते हैं और रूल्स रिजिड। अब प्रिंसिपल्स जो होते हैं आप उनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वो रिजिड नहीं होते हैं। आपको अगर आपको मैनेजर का क्रिएटिव डिसीजन इधर अप्लाई होता है। मान लो मैनेजर को लग रहा है कि उसको यूनिटी ऑफ कमांड नहीं करनी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट है, वो इतनी अच्छी है कि बिना यूनिटी ऑफ कमांड के वो बाकी रूल्स के ज़रिए उसको बढ़िया से इस्टेब्लिश कर सकती है, तो वहाँ पे उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजर को राइट देते हैं कि वो चाहे तो उसको ना फॉलो करें। जो वैल्यूज़ हमारी होती है वो पर्सनल बिलीव्स होती हैं, वो पर्सन टू पर्सन वैरी भी करती है। जैसे किसी के लिए वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अब जो रूल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि आप उसको फॉलो ना करें, आपको रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको स्कूल में रूल है ना कि नाखून काट के आना है, या आपको 2 पोनीटेल बना के आनी है, तो 2 ब्रेड्स बना के आनी है, तो आप चाह कर भी उसको बॉयकॉट नहीं कर सकते, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी चार्ज होगी या पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपका वो प्रिंसिपल ना फॉलो करने का डिसीजन खराब हुआ तो फर्म को लॉस हो जाएगा, वो अलग बात है, या मैनेजमेंट खराब हो जाएगी। अब जो थर्ड बेसिस है वो ओरिजिन का है। प्रिंसिपल का होगा ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंटेशन। जो प्रिंसिपल्स कैसे फॉर्म हुए ये हम ऐसे जानेंगे कि जो पहले मैनेजमेंट होती थी तो लोगों ने ऑब्जर्व किया कि क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है।
फिर वो जो ऑब्जर्वेशन थी उसका एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए और फाइनली जो बेस्ट तरीका था, जो उसी को मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बना दिया गया। वैल्यूज सोसाइटी और कल्चर से ओरिजिन हुई है। सोसाइटी और कल्चर ही हमारे जो वैल्यूज होते हैं उनको इस्टेब्लिश करता है। जैसे कि चोरी ना करना, ये हमारी वैल्यू है। ये हमने सोसाइटी हमें ये सोसाइटी ने सिखाया, कल्चर ने सिखाया। जो रूल्स होते हैं वो अथॉरिटी बनाती है। जैसे स्कूल स्कूल रूल्स बनाता है ना कि 2 ब्रेड बना कर आना है, नाखून कटे होने चाहिए, यूनिफ़ॉर्म पहन के आना है और बाकी सारे। अब फोर्थ बेसिस है एप्लीकेशन। प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये आप उसको ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते, प्रिंसिपल्स को ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर सकते। मैनेजमेंट का विजडम काम आता है, यहाँ पे देखना पड़ता है कि कहाँ कौन सा प्रिंसिपल काम आ रहा है। वैल्यूज़ में पर्सनल, क्योंकि वैल्यूज़ इंडिविजुअल के होते हैं, इनर मॉरल बिलीव्स होते हैं, सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर भी करते हैं। और थर्ड आ जाता है रूल्स। रूल्स रिजिड होते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे अगर नो स्मोकिंग इन ऑफिस लिखा हुआ है तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। रूल्स फॉलो करना कंपलसरी होता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस हो जाएगा ओरिजिन। प्रिंसिपल्स का ओरिजिन होता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। पहले के लोगों ने जो प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व किया, तो और उसको ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशंस निकाले होंगे। वो सॉल्यूशंस को उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा कि क्या गाइडिंग प्रिंसिपल बनना चाहिए मैनेजमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ लेबर एक प्रिंसिपल होता है, इकोनॉमिक्स में आप पहले पढ़े ही हुए हैं। इसमें एक कोई टास्क होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर एक ही इंसान को, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो कि पीपीटी बनानी है, ऑब्जर्व किया कि ये पीपीटी बनाने में अगर एक ही इंसान से बोलेंगे तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा और सारी स्किल्स तो उसके अंदर होगी नहीं। जैसे उसको रिसर्च करनी होगी, उसको फॉर्मेट डिसाइड करना होगा कैसे प्रेजेंट करेगा, फिर फाइनली पीपीटी बनानी पड़ेगी, उसके बाद प्रेजेंट करनी होगी। ये 4 काम तो ऐसे हो गए। अब ये चारों काम एक ही इंसान करेगा तो चारों स्किल्स उसके अंदर हो, ऐसा कोई कंपलसरी तो है नहीं। और उसको ये काम अकेले करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम इसी में डिवीज़न ऑफ वर्क कर दें, एक से ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें काम को, एक रिसर्च कर रहा है, एक फॉर्मेट डिसाइड कर रहा है, एक पीपीटी एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहा है, एक प्रेजेंट कर रहा है, तो कितने ईज़िली हो जाएगा काम। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन हुई, वो एक्सपेरिमेंटेशन काम कर गई, अच्छा लगा, उन्होंने एनालिसिस किया, फिर वो प्रिंसिपल बन गया उसका। वैल्यूज़ का जो ओरिजिन होता है, नेक्स्ट स्टेप आता है ना वैल्यूज़। वैल्यूज़ सोसाइटी और कल्चर से ओरिजिनेट होते हैं। सोसाइटी में जो हमारे और कल्चर में जो हमारे चीज़ें, जो इनर मॉरल बिलीव्स हैं, वो जो पहले से हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, वो सब हमारी वैल्यूज़ हो जाती हैं। उसका ओरिजिनेशन सोसाइटी से ही होता है। रूल्स का ओरिजिन होता है अथॉरिटी से। जो इंडिविजुअल फर्म है या स्कूल या हॉस्पिटल है, उनके रूल्स होते हैं। जैसे हॉस्पिटल का या लाइब्रेरी का रूल होता है साइलेंस मेंटेन करना। तो और स्कूल का रूल बहुत सारे होते हैं, यूनिफॉर्म पहनना है और चोटी कूद के आना है, नेल्स प्रॉपरली कट होने चाहिए, ये सब। एप्लीकेशन है हमारा फोर्थ बेसिस। प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हर जगह नहीं काम करेगा। जैसे अगर आप डिवीजन ऑफ लेबर लगा दे रहे हैं, काम है कि जो कौन कौन, मान लो कि एब्सेंट और प्रेजेंट लगाना है, अटेंडेंस लगानी है। अब उसमें भी आप डिवीजन ऑफ लेबर कर दो कि एक इंसान एब्सेंट लगाएगा, एक इंसान प्रेजेंट लगाएगा, तो ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना, ये काम नहीं करेगा। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। या मान लो कि पीपीटी वाला एग्जांपल अगर हम ले लें अपना, तो एक फर्म के लिए पीपीटी के लिए डिवीजन ऑफ लेबर करना अच्छा है, क्योंकि उसके चारों स्किल्स एक इंसान में नहीं है। लेकिन अगर चारों स्किल्स एक ही इंसान में और वो काम बहुत जल्दी कर भी ले रहा है, तो ये सिचुएशन अलग हो गई, तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एप्लीकेशन टोटली सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। वैल्यूज़ का जो एप्लीकेशन होता है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अब उस ऑनेस्टी है एक वैल्यू, लेकिन अगर वो नहीं किया, मतलब उसकी मर्जी ना, झूठ बोल देते हैं आप। वैल्यू है ऑनेस्टी, तो क्या आप सब लोग सच बोलते नहीं ना, सब कोई ना कोई झूठ कभी ना कभी तो बोले ही हैं। अब रूल्स का एप्लीकेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है।
आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो इंस्ट्रक्शन है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं फॉलो करोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। तो करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं होता। अब प्रिंसिपल्स को आप नहीं फॉलो करोगे अगर, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान होगा, आपकी मैनेजमेंट खराब हो जाएगी, लॉस हो जाएगा, लेकिन कोई आपके ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं करेगा, ना ही आपको पनिश करेगा। वैल्यूज़ को नहीं फॉलो करोगे तो वो आपकी गलती, भाई आपकी पर्सनैलिटी खराब हो रही है, जो भी हो रहा है, अब डिपेंड कर रहा है आप कौन सी वैल्यू ब्रेक कर रहे हो। रूल्स को नहीं फॉलो करोगे तो पेनल्टी या पनिशमेंट, दोनों में से कोई एक चीज़ तो आपके साथ होने वाली है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं तीनों का। वैल्यूज़ में आ जाएगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है। अब ये वैल्यू है, ये एक कल्चर से अडॉप्ट हुई है, सोसाइटी ने बोला है, ये ऑनेस्टी हमारी वैल्यू हो जाएगी, इसको फॉलो करना कंपलसरी नहीं होता है, और ये लोगों के पर्सनल बिलीव्स है। प्रिंसिपल्स में जैसे कि हो गया, आपको वर्कर्स को, जैसे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में, वर्कर्स को आपको उनके काम के बेसिस पे सैलरी या वेजेस देनी पड़ेगी। जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है और कम मेहनत कर रहा है, दो लोग हैं। एक है जिसको, जो मतलब एक्स्ट्रा दिन लगा के काम कर रहा है, दूसरा कम काम कर रहा है, वो उसका काम एक ही घंटे में हो जा रहा है। तो इन सबको आप सेम सैलरी नहीं देंगे ना, उनके काम के हिसाब से सैलरी देंगे। जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको बोनस भी मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनमें एक्स्ट्रा काम करने के लिए उनका भी मन करेगा ना, मोटिवेशन मिलेगी उनको। ये वाले प्रिंसिपल्स, चलिए हम आगे चल के सारे एक एक प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रूल्स, जैसे कि रूल है नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री। अब ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा आपको। अगर अगर कोई स्मोकिंग करता हुआ फैक्ट्री में पाया गया, तो उसको या तो पेनल्टी चार्ज होगी या तो पनिशमेंट मिलेगी, उसको जॉब से निकाला भी जा सकता है। इसलिए इसको, ये मैंडेटरी है फॉलो करना, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अब तक हमने समझा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का बेसिक आइडिया। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक बोर्ड्स में डायरेक्टली भी आता है, और केस स्टडी या 3 to 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आ जाता है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझना ज़रूरी है। नेचर का सिंपल मीनिंग होता है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्चुअली कैसे होते हैं। जो हमारा पहला नेचर है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है ये। इसका मतलब है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकते हैं, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, एनजीओ हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, या कुछ भी। हर जगह मैनेजमेंट करनी पड़ती ही है, और मैनेजमेंट करने के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी में टीम वर्क इम्पोर्टेंट है, तो वही प्रिंसिपल स्कूल, हॉस्पिटल या बाकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई हो सकता है। इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी आती है वो है जनरल गाइडलाइंस। सेकंड पॉइंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एग्जैक्ट फॉर्मूलाज नहीं होते हैं। ये मैथमेटिक्स की तरफ फिक्स्ड रूल्स नहीं होते हैं, अगर ए हुआ तो रिजल्ट हमेशा बी ही होगा। प्रिंसिपल्स बस डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि मैनेजर को काम कैसे करना चाहिए। फाइनल डिसीजन फिर भी मैनेजर सिचुएशन देखकर ही लेता है। एग्जाम्पल, डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का साइज, एम्प्लॉयज़ की स्किल्स और रिसोर्सेज देखकर मैनेजर डिसाइड करेगा कि काम का डिवीजन कैसे करना है। इसलिए प्रिंसिपल्स गाइडेंस देते हैं, लेकिन रिजिड इंस्ट्रक्शंस नहीं। तीसरा नेचर है इसका, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसी एक दिन में थ्योरी से क्रिएट नहीं हुए हैं, ये डेवलप हुए हैं सालों के एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से। डिफरेंट मैनेजर्स ने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व किया कि कौन से मेथड्स बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। उन्हीं एक्सपेरि उन्हीं एक्सपीरियंस को स्टडी करके मैनेजमेंट थिंकर्स ने प्रिंसिपल्स को डेवलप किया। इसी वजह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं होते हैं, सिचुएशन चेंज होने पर मैनेजर इन्हें मॉडिफाई या एडजस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में स्ट्रिक्ट सुपरविजन ज़रूरी हो सकती है,
लेकिन किसी क्रिएटिव कंपनी जैसे डिज़ाइन स्टूडियो में एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा फ्रीडम देना बेटर हो सकता है। इसलिए प्रिंसिपल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, उन्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है मेनली बिहेवियरल। नेक्स्ट पॉइंट है ये। मैनेजमेंट का मेन फोकस मशीन्स पर नहीं होता है, पीपल पर होता है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने हैं ह्यूमंस, एम्प्लॉयज़, मैनेजर और टीम के फॉर्म में। और हर ह्यूमन का बिहेवियर अलग होता है, इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स काफ़ी हद तक ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर और उन्हें मैनेजमेंट करने से रिलेटेड होते हैं। इसी वजह से मैनेजमेंट को एक सोशल साइंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब एक एडिशनल इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के पहले के पीछे एक लॉजिकल रिलेशनशिप होता है। यानी अगर एक पर्टिकुलर एक्शन लिया जाए तो उसका एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि जब काम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तब जो स्पेशलाइजेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ कॉज है डिवीजन ऑफ वर्क और इफेक्ट है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। इसी तरह मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को बताते हैं कि कौन सा एक्शन कौन सा रिजल्ट ला सकता है। सेवेंथ, जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉन्टिंजेंट और सिचुएशनल नेचर। इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर सिचुएशन में एग्जैक्टली सेम वे में अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं। मैनेजर को डिसीजन लेने से पहले कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, नेचर ऑफ वर्क, एम्प्लॉयज़ की स्किल्स क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बहुत कुछ। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्टार्टअप कंपनी में फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्टाइल बेटर हो सकती है, लेकिन एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स सिचुएशनल होते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई किए जाते हैं। अब जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस, formed by practice and experimentation, flexible, mainly behavioral, cause and effect relationship, contingent और situational nature। अगर तुम एग्जाम में ये पॉइंट्स क्लियर हेडिंग्स और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ लिखते हो तो आंसर बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। अब देखिए, इस अगर इससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए या ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसमें आपको नेचर्स एक्सप्लेन करने होंगे, तो पहले लाइन में आप इंट्रोडक्शन अच्छे से लिख दीजिए। उसके बाद पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, सब पॉइंट्स बनाएंगे। तो उसके लिए सब हेडिंग बनाएंगे। मान लीजिए पहली सब हेडिंग है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, तो वो ब्लैक पेन से आपने लिख दिया। या फिर आप अगर बोर्ड एग्जाम ब्लैक पेन नहीं अलाउ करता है तो आपने ब्लू जेल पेन जो कि वाटर प्रूफ हो उससे लिख दिया, ये हेडिंग दे दिया आपने यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद आप नॉर्मल ब्लू पेन से उसको एक्सप्लेन करिए। अब एक छोटा सा स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन देखते हैं जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को और डीपली समझने में हेल्प करता है। भगवत गीता में एक फेमस लाइन आती है, योगः कर्मसु कौशलम। इसकी सिंपल मीनिंग होती है काम को स्किलफुली और एक्सीलेंस के साथ करना। यहाँ योग का मतलब सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, यहाँ इसका मीनिंग है अपने एक्शंस को ध्यान और समझ के साथ परफॉर्म करना। अगर हम इसे मॉडर्न मैनेजमेंट से कनेक्ट करें तो इसका मतलब ये होता है मैनेजर का काम सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना नहीं होता है, उससे सिचुएशन को समझना होता है, लोगों को मैनेज करना होता है और प्रिंसिपल्स को स्किलफुली अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल ब्लाइंडली रूल्स फॉलो करेगा तो शायद वो बेस्ट डिसीजन ना ले पाए, लेकिन अगर वो सिचुएशन को समझकर प्रिंसिपल्स को अप्लाई करे तो वो एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाएगा। इसी वजह से मैनेजमेंट में भी कहा जाता है कि प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं, लेकिन सक्सेस डिपेंड करती है मैनेजर की स्किल पर। और यही आइडिया भगवत गीता के इस थॉट में भी रिफ्लेक्ट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।
ये समझना इम्पोर्टेंट है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स के लिए यूज़फुल क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है, आपको पता होना चाहिए। पहला पहला ये है कि प्रोवाइड यूज़फुल इंसाइट्स टू मैनेजर्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो मैनेजर्स को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ये उन्हें बताते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर कौन से अप्रोचेस ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इससे डिसीजन मेकिंग ईजियर हो जाती है। दूसरा होता है इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करने से रिसोर्सेज जैसे कि टाइम, मनी, मैन पावर, इन सब का बेटर यूटिलाइजेशन हो पाता है। इससे वेस्टेज कम हो जाती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। थर्ड थर्ड होता है हेल्प्स इन टेकिंग फोकस्ड, साइंटिफिक, लॉजिक ड्रिवन डिसीजंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। इसलिए जो डिसीजंस होते हैं वो रैंडम या गेस पर बेस्ड नहीं होते हैं, बल्कि लॉजिकल और सिस्टमैटिक होते हैं। इसी वजह से मैनेजमेंट को एक साइंटिफिक अप्रोच भी कहा जाता है। फोर्थ डिफरेंस हो गया असिस्ट इन अडेप्टिंग टू अ रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। वो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कंपटीशन और मार्केट कंडीशंस चेंज होते रहते हैं। अब इतने सारे चेंजेस के बाद जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कैसे करेंगे। और जो फिफ्थ सिग्निफिकेंस है वो है फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति भी होती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर को गाइड करते हैं कि वो एथिकल और रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लें। इससे ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट और रेपुटेशन भी स्ट्रांग होता है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी की, स्पेसिफिकली इस चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए। अगर तुम इस चैप्टर को स्मार्ट वे में प्रिपेयर करते हो तो यहाँ से वेरी इजी मार्क्स मिल सकते हैं। मैं तुमको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताती हूँ जो टॉपर्स यूजुअली फॉलो करते हैं। पहला, एग्जैक्ट डेफिनेशन। डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड याद करो। इस चैप्टर में डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की और जो मैनेजमेंट के अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं उनकी। अब आप लोग मुझसे कहोगे कि आप तो रट्टा मारने को कह रही हैं, हमें तो समझना चाहिए। लेकिन मेरी बात पहले ध्यान से समझिए। अगर आप डेफिनेशन को और उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो पहली बात आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। और डेफिनेशन में जो कीवर्ड्स होते हैं आप उनको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उनको मिस कर दे रहे तो या तो आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दोगे, या तो आप या तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दोगे या तो आप गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इसलिए डेफिनेशन को याद करने की बात करो। पहली बात आप समझेंगे तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप याद हो जाती है, ईजी ईजी होती हैं। तो बोर्ड में जो एग्जामिनर होता है वो चेक करता है कि स्टूडेंट्स कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या नहीं। इसलिए डेफिनेशन रट्टा मारने के लिए नहीं, बल्कि एग्जैक्ट कीवर्ड्स के साथ याद रखो। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कीवर्ड्स भी याद कर लोगे तो अपने डेफिनेशन याद हो जाती है। एग्जाम्पल के कीवर्ड्स हो गए गाइडलाइंस, डिसीजन मेकिंग, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, मैनेजरियल एक्शंस एक्सेट्रा। अगर आंसर में ये वर्ड्स आते हैं तो एग्जामिनर को इमिडिएटली पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट प्रॉपरली पढ़ा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंड, हेडिंग्स को हमेशा पॉइंट्स में लिखना है। बिजनेस स्टडीज़ में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो पैराग्राफ में लिखने की जगह हेडिंग्स के साथ पॉइंट्स में लिखो। एग्जाम्पल, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस, ऐसे ऐसे हेडिंग्स आपने दे दिया और हर के नीचे आपने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर करके लिख दिया। क्लियर हेडिंग्स एग्जामिनर को आंसर क्विकली चेक करने में हेल्प करती हैं। और वैसे भी अब आप 10th क्लास के तो बच्चे रहे नहीं कि जैसे आप बिना हेडिंग्स के आंसर लिख के आ जाते थे तो भी आपको एग्जामिनर्स अच्छे से पॉइंट्स दे देते थे। नहीं, अब आप बड़े क्लास में चले गए हो तो आपको अच्छे से प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर स्ट्रक्चर में अपना आंसर लिखना पड़ेगा। थर्ड होता है यूज़ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जाम्पल। अगर तुम सिर्फ डेफिनेशन लिख दोगे तो आंसर एवरेज लगेगा, और उसके साथ एक शॉर्ट एग्जांपल ऐड कर दिया
तो आंसर स्ट्रांग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिवीजन ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। तो यहाँ एग्जामिनर को इमीडिएटली समझ आ जाता है कि स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। फोर्थ होता है डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको टेबल के फॉर्मेट में लिखो। इस चैप्टर में एक कॉमन क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज वर्सेस रूल्स। इस क्वेश्चन का बेस्ट प्रेजेंटेशन है टेबल फॉर्मेट। आपको मैंने ये वाले क्वेश्चन को तो सॉल्व करना बता ही दिया है, तो ऐसे प्रॉपरली डिफरेंस का क्वेश्चन आए तो प्रॉपरली टेबल बनाए, स्केल से लाइन खींची है। लाइन टेढ़ी मेढ़ी पेंसिल से अपनी मर्जी से नहीं खींचनी है, वो एग्जामिनर का दिमाग पहले ही खराब कर देगी। अच्छे से स्केल का यूज़ करके खींचिए, नीट रखिए, और बेसिस लिखना गलती से भी नहीं भूलना है, मतलब नहीं भूलना है, नहीं तो गलती आप फालतू के नंबर अपने आता हुआ कॉन्सेप्ट में फालतू के नंबर कट जाएंगे। इसलिए मैं आपको कैसे आंसर लिखना है इस पर भी वीडियोस अगर आप कहेंगे तो बना के बताऊंगी। टेबल का जो फॉर्मेट होता है ना वो आंसर को क्लियर और अट्रैक्टिव बना देता है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। केस स्टडी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये फिफ्थ हमारी टिप है। तो बोर्ड्स में अक्सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडी में यूजुअली किसी मैनेजर की सिचुएशन दी होती है। तुमको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है या कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो रहा है। टिप है, केस स्टडी को 2 बार ध्यान से पहले ऐसे पढ़ लेना है। एक बार आप स्किमिंग करके कर सकते हो, उसके बाद अच्छे से लाइन टू लाइन अच्छे से समझ के फिर कीवर्ड्स को सर्च करिए, जैसे टीम वर्क हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया, अथॉरिटी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ऐसे से ये सारे कीवर्ड्स तुम्हें करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। सिक्स्थ होता है कीवर्ड्स को हाईलाइट करना। एग्जामिनर को आंसर चेक करते वक्त हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज चेक करनी पड़ती है। अगर तुम इम्पोर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन या हाईलाइट कर देते हो तो आंसर इंस्टेंटली विजिबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको आप अच्छे से अंडरलाइन कर दिए। अगर आप ये सिंपल ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आंसर आपको प्रोफेशनल लगता है और एक प्रेजेंटेशन आपकी बहुत इम्प्रूव होने लगती है। नेक्स्ट टिप है, डायग्राम या फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी शॉर्ट फ्लो डायग्राम यूज़ करना भी हेल्पफुल हो जाता है। इससे आपके मतलब मैं तो अपने आंसर्स ऐसे लिखती हूँ ना कि पहले पहले जो हो गया कोई क्वेश्चन है, उस मान लो नेचर के बारे में, पहले उसका एक जियो बना लिया या फ्लो चार्ट बना लिया, जैसा भी क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है। जियो बना लिया, फ्लो चार्ट बना लिया, डायग्राम बना दिया, कुछ बना दिया, उसके बाद उसी को नॉर्मल आंसर की तरह एक्सप्लेनेशन करना। ऐसे करके लिखेंगे तो एग्जामिनर भी इम्प्रेस हो जाता है और आपको फुल मार्क्स भी दे देता है। हाँ, लेकिन आंसर सही होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिख देना है। और एक और ये डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाने में एक और चीज़ का ध्यान रखना है ना, कि आपके पास टाइम कितना बचा है। अगर आपके पास अ, बहुत ज़्यादा टाइम है तब आप डायग्राम भी बनाइए, फ्लो चार्ट मतलब फ्लो चार्ट डायग्राम या जियो में से कुछ एक बना दीजिए, उसके बाद एक्सप्लेन भी कर दीजिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप केवल एक्सप्लेनेशन करके आ जाइए, डायग्राम कंपलसरी नहीं। और अगर एकदम टाइम हाथ से निकल रहा है, बस खत्म करना है, तो बस फ्लो चार्ट बना के आ जाइए, जल्दी जल्दी हो जाता है और मार्क्स कम से कम बचा लेगा आपका। अब नेक्स्ट टिप है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिए। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमेशा हर बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट टिप है, लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटेजी। एग्ज़ाम से एक दिन पहले सिर्फ हेडिंग्स रिवाइज करो, डेफिनेशंस रिवाइज करो और इम्पोर्टेंट डिफरेंस रिवाइज करो। पूरे चैप्टर को दोबारा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब एक फाइनल टिप, इस चैप्टर में अगर तुम क्लियर हेडिंग्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस, एग्जाम्पल्स और प्रॉपर प्रेजेंटेशन यूज़ करते हो तो एग्जामिनर को आंसर चेक करना ईजी हो जाता है और तुम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब क्विक चैप्टर का क्विक रिकैप करते हैं। पहला, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसकी मीनिंग क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस फॉर managerial decision making and actions. They are developed through observation, experience, and experimentation, and they help managers perform their work efficiently and effectively. For example, division of work increases specialization and productivity. Second, nature of principles of management. First, universal applicability.
Management principles apply to all types of organizations. For example, business organization, schools, hospitals, NGOs, etc. They are also applicable to all level of management. For example, top, middle, and lower. Second, general guidelines. They are not strict rules. Managers must use judgment and intelligence while applying them. For example, a management may adapt leadership style according to employees. Third, formed by practice and experimentation. These principles are developed through observation, experimentation, practical experience. They are not imaginary ideas. Fourth, flexible. Management principles are not rigid. Managers can modify them according to situations and conditions. For example, sometimes strict supervision is needed, and sometimes democratic leadership works better. Fifth, mainly behavioral. Management deals with human behavior. Therefore, principles focus on motivation, leadership, communication, and coordination. Because human behavior changes, these principles cannot be applied exactly like scientific laws. Sixth, cause and effect relationship. Management principles establish a relationship between actions and results. 7. Situation. Application of principles depend on situation or environment. Managers must choose the most suitable principles depending upon the circumstances. Spiritual reflection. Yoga karmasu kaushalam. This concept comes from Bhagavad Gita. It means excellence in action is yoga. Management principle connection. Good management means performing work with skill, balance, and efficiency. Modern application. In modern organization, it means work with dedication, improve efficiency, maintain discipline, and focus on continuous improvement. A skilled manager performs work efficiently and ethically. Now, significance of principles of management. They provide useful insights to managers, optimum utilization of resources, scientific decision making, meet changing environment requirements, and fulfilling social responsibility. Now, मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्विक मेमोरी ट्रिक है. नेचर को याद करने के लिए आप याद कर लो UGFFMCC. यू से है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जी से जनरल गाइडलाइंस, एफ से फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एफ से फ्लेक्सिबल, एम से मेनली बिहेवियरल, सी से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और सी से कंटिंजेंट. इसी सिग्निफिकेंस के लिए OSSCF. ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग. एस से और दूसरा एस से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी से चेंजिंग एनवायरनमेंट एडेप्शन, आई से इंसाइट्स टू मैनेजर्स. अगर आज का रिकैप आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको ऐसे सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रहे हैं. और अगर आप क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ को बोर्ड्स के लिए स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर चैप्टर को सिंपल लैंग्वेज, एग्जाम टिप्स और क्विक रिवीजन के साथ कवर किया जाएगा. और हाँ, स्पिरिचुअल इंसाइट्स वाले कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है. तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं आगे के वीडियोस में भी ऐसे करूँगी. नेक्स्ट वीडियो में हम हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल में समझेंगे, एग्जाम्पल्स, बोर्ड एग्जाम आंसर्स और इजी मेमोरी ट्रिक्स के साथ. अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक चैप्टर या टॉपिक पर वीडियो आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए.